हेलो एवरीवन। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 3 वीडियो नोट्स तथा पीडीएफ के साथ कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति के 6 कारण को पढ़ा तथा सामाजिक कारण में हमने देखा था कि किस प्रकार फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था तथा फ्रांस की क्रांति होने में विदेशी घटनाओं का किस प्रकार प्रभाव पड़ा। विदेशी घटनाओं में हमने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति तथा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ा था। और इस वीडियो में क्रांति के समय की घटना, बेस्टिल का पतन तथा मानव और नागरिकों के अधिकार तथा क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए उसे हम देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रांति का घटनाक्रम। हमने तो इससे पहले के वीडियो में देखा था कि किस प्रकार विदेशी घटनाओं का प्रभाव पड़ा था। उसके बाद का ये टॉपिक है कि क्रांति का घटनाक्रम, यानी कि क्रांति के समय क्या क्या घटना घटी, क्रांति क्यों हुई, क्रांति होने के पीछे क्या क्या रीज़न था वो हमने देखा था। लेकिन उसके समय की घटना क्या है उसे हम लोग देखेंगे। तो सन 1789 ईस्वी में लुई 16वां को धन की आवश्यकता हुई, जिसके लिए 5 मई सन 1789 ईस्वी को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। हमने देखा था कि किस प्रकार कि लुई 16वां की फिजूल खर्ची के कारण धन की काफ़ी कमी हो गई थी। और लास्ट में जो लुई 16वां था उसने कब स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई थी, तो 5 मई 1789 ईस्वी को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई थी। तो ये डेट याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई 16वां स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई थी, तो 5 मई 1789 ईस्वी में। ये डेट आपको याद करना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें प्रथम तथा द्वितीय स्टेट्स के क्रमशः 300 प्रतिनिधि एवं तृतीय स्टेट्स के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हमने सामाजिक कारण में प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट के बारे में विस्तार से पढ़ा है। तो अगर आप लोग मेरा पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो जो है उसमें मेरा सामाजिक कारण को हमने सामाजिक कारण को कंप्लीट किया है, तो आप प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के कितने प्रतिनिधि थे, तो 300 और तृतीय स्टेट्स के सिर्फ 600 प्रतिनिधि भाग लिए थे। नेक्स्ट एक नोट है, तृतीय स्टेट्स ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। यानी कि जो तीसरा स्टेट्स था वो लोकतांत्रिक चाहता था, वो लोकतांत्रिक सिद्धांत को ही आधार बनाया और वो वोट देने का अधिकार मांगा और वोट के थ्रू वो एक प्रतिनिधि चुनने के पक्ष में था। उसका कहना था कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के द्वारा ही एक प्रतिनिधि को चुना जाए। लेकिन राजा क्या था, इस बात को नहीं माना और जिसके कारण तीसरा स्टेट्स जो था इसका विरोध किया और विरोध करके वो जनरल स्टेट की बैठक से बाहर निकल गया। नेक्स्ट नोट है, 20 जून को जब वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए तब उन्होंने देखा कि जिस हॉल में उनका अधिवेशन होने वाला था वहाँ शाही अंगरक्षकों का पहरा था। अब 20 जून को जब वो अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए थे तो वहाँ पे देखा था कि जिस हॉल में वो अधिवेशन होने वाला था वहाँ पे कौन अंगरक्षक पहरा दे रहा था, तो शाही अंगरक्षक पहरा दे रहा था। ठीक है, कब, तो 20 जून को। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जब अधिवेशन करने के लिए तीसरा स्टेट्स पहुंचा तो वहां शाही अंगरक्षकों का पहरा था, वो कौन सी तारीख थी, तो वो 20 जून थी। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट है, तृतीय स्टेट्स के सभी प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। इन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया तथा यह शपथ ली कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान
जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता यह सभा भंग नहीं होगी। अब क्या था कि जो तीसरा स्टेट था वो काफ़ी गुस्से में था। तीसरे स्टेट्स के जो भी प्रतिनिधि थे वो सभी क्या किए, टेनिस कोर्ट में शामिल हुए और वहाँ पे अपनी सभा को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित किया तथा उन्होंने यह भी शपथ ले ली कि हम राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं होगा तब तक यह सभा भंग नहीं होगी। राजा द्वारा इसे भंग कर सदस्यों को बंदी बनाने की अफवाह उठी, यानी कि राजा ने कहा कि जो ये कह रहा है कि सभा भंग नहीं होगी इसे हम भंग करेंगे और अगर भंग नहीं करेगा तो इसके सदस्यों को हम बंदी बनाएंगे। तभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए। उन लोगों का नेतृत्व मिराबियो एवं ओबेसिया जैसे नेता कर रहे थे। अब जो यहाँ पे जो सभा का जो प्रतिनिधि था उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था, जो मेन इम्पोर्टेंट नेता थे उसका नाम था मिराबियो और ओबेसिया। ये दो नाम आपको याद रखिएगा, ठीक है, कि मिराबियो और ओबेसिया जो था वो क्या कर रहा था, तो वो टेनिस कोर्ट में जो तीसरे स्टेट्स का तो प्रतिनिधि था, नेशनल असेंबली का वो नेता था। ठीक है, मिराबियो सामंत परिवार का था, फिर भी वह सामंतों के विशेषाधिकार को समाप्त करने का पक्षधर था। यानी कि मिराबियो किस परिवार का था, तो सामंत परिवार का था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि जो भी सामंत का विशेषाधिकार दिया गया उसको समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट नोट है बैस्टिल का पतन। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार बैस्टिल का पतन होता है। 14 जुलाई सन 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बैस्टिल को घेर लिया। यानी कि बैस्टिल क्या था, एक जगह का नाम है और वो जगह कारागृह जो था वो बैस्टिल में था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे सैनिकों को बंदी बनाया गया था। तो जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने 14 जुलाई को बैस्टिल को घेर लिया। बैस्टिल का दुर्ग राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। यानी कि जो बैस्टिल का जो दुर्ग था वो किसकी निरंकुशता का प्रतीक था, तो राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीक था। 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। अब देखिए कि जो भी क्रांतिकारी थे, राजा जो था जिस क्रांतिकारी को जेल में कैद कर दिए थे उस क्रांतिकारियों को मुक्ति दिलाने में जो अन्य क्रांतिकारी थे उन्होंने सहयोग दिया था। बैस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासक के पतन का प्रतीक है। अब देखिए जो बैस्टिल का जो कारागृह था उसकी समाप्ति किसकी शासन का प्रतीक था, तो निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिएगा कि बैस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। फ्रांस में 14 जुलाई ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आपका जो फ्रांस की जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को। उसके बाद में नेक्स्ट एक नोट है, 14 जुलाई सन 1789 के बाद लुई 16वां नाम मात्र के लिए राजा बना और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। यानी कि 14 जुलाई के बाद में जो लुई 16वां था वो नाम मात्र का राजा बन गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, मानव और नागरिकों के अधिकार। इसका फर्स्ट पॉइंट है, नेशनल असेंबली ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया। इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और अपनी इच्छानुसार धर्म पालन करने के अधिकार को मान्यता मिली। ठीक है, ये मानव और नागरिकों के अधिकार को कब स्वीकार किया गया, तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, इसके बाद में नेशनल असेंबली द्वारा किया गया सुधार। यानी कि नेशनल असेंबली द्वारा क्या क्या सुधार किया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। सेकेंड में, अब राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था तथा मुआवजा दिए बिना उसके जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। लेकिन पहले क्या था, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
पहले जो भी व्यक्ति था उसे बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे बिना मुआवजा दिए उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता था। लेकिन अब क्या था, मानव और नागरिकों के अधिकार को जब मान्यता दिया गया तो उसके बाद ये सब खत्म हो गया। तीसरा नंबर में हम मध्यम वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण निश्चय वे थे जिनके अनुसार कर का भार सभी वर्गों पर समान रूप से डालने का निश्चय किया गया और सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। लेकिन पहले क्या था, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स था वो ही उसे कर का कोई भी बोझ नहीं डाला जाता था, लेकिन जो तीसरा स्टेट्स था उसे कर का भारी बोझ दिया जाता था। लेकिन अब क्या था, जो मानव और नागरिकों के अधिकार के द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब सभी पे बराबर बराबर कर डालने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट नोट है, सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। अब देखिए कि 1789 ईस्वी में क्या हुआ, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। लेकिन जो संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ है, तो 1791 ईस्वी में। ये डेट आपको याद रखना है, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यानी कि 1791 ईस्वी में वहाँ संविधान बना और उसके बाद में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई 1791 ईस्वी में। और वो जो संविधान किसके सिद्धांत को अपनाया, तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। ये बात आप लोग को याद रखना होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब फ्रांस में संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ तो उसने किस सिद्धांत को अपनाया, तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। नेक्स्ट है, लुई 16वां ने नए संविधान को मान लिया, परंतु मिराबियो की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो गई। क्या था, लुई 16वां जो था नया संविधान को तो मान लिया था, लेकिन जब मिराबियो की मृत्यु हो गई, यानी कि जो क्रांतिकारी दल का नेता जो मिराबियो था, उसकी मृत्यु के पश्चात जो भी देश में हिंसात्मक विद्रोह शुरू हो गई। विदेशों में भी कुलीन वर्गों द्वारा संविधान का विरोध किया गया, यानी कि अब कहा गया कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। सन 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया प्रसा तथा सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ी। अब देखिए, ऑस्ट्रिया प्रसा और सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसने किया था, तो नेशनल असेंबली ने। कब, तो 1792 में। ठीक है, तो फ्रांस जो था ऑस्ट्रिया प्रसा और सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। और युद्ध की घोषणा के बाद जो भी क्रांतिकारी युद्ध ये जो क्रांतिकारी युद्ध हुआ था उससे जनता को काफ़ी हानि पहुंचाई गई थी। उस समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था, यानी कि उस समय तक मतदान का वोट का अधिकार सभी नागरिकों को नहीं दिया गया था। नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। ठीक है, ये बातें आलोचना का विषय बन गया था। जैकोबिन क्लब के सदस्य आलोचकों में प्रमुख थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य में छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। यानी कि उस समय तक जो था वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये बातें, ये सभी जो बातें थी, ये बहुत आलोचना का विषय बना था। और इस आलोचना के विषय में सबसे प्रमुख कौन थे, तो जैकोबिन क्लब के सदस्य जो थे वो इसकी आलोचना करते थे। और जैकोबिन क्लब के सदस्य में कौन कौन आते थे, तो छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर। याद रखिएगा ये सबों का नाम। ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन में दे देगा दुकानदार, बी में दे देगा कारीगर, सी में दे देगा घड़ीसाज और डी में दे देगा मालिक। ठीक है, तो क्या होगा, नहीं में अगर होगा तो वो मालिक नहीं होगा। तो ये आपको ये जो सभी का नाम आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट नोट है, जैकोबिन क्लब पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था, जिसका नेता मैक्समिलियन रॉब्सपियर था। ठीक है, तो जो जैकोबिन क्लब किसके नाम पे रखा गया था, तो
पेरिस के कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे रखा गया था। और इसका नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था। ये नाम याद रखिएगा कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था। अब आतंक का राज, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आतंक के राज्य में मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हेडिंग जो है मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। ठीक है, वामपंथी विचारधारा का मतलब होता है कि वैसा मनुष्य जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक तथा जातीय समानता लाए, और मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाज की तरक्की करना। ठीक है, तो जो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था वो समाज की तरक्की करना चाहते थे, यानी कि वो वामपंथी विचारधारा के थे। ठीक है, इन्होंने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की और आतंक का राज स्थापित किया। ठीक है, आतंक का राज का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने देश की सुरक्षा अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा का निशाना बनाए तो वो क्या कहलाता है? वो आतंक का राज्य कहलाता है। ठीक है, तो वो देश के नागरिकों की सुरक्षा चाहता था, इसीलिए उसने आतंक का राज स्थापित किया। रॉब्सपियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था, यानी कि रॉब्सपियर क्या चाहता था? वो प्रजातंत्र चाहता था, यानी कि सभी को चाहता था कि सब अपने तरीके से जिए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर चाहे उसके पास संपत्ति हो या न हो चुनाव कराया गया। अब अभी तक मतदान देने का अधिकार किसी को नहीं था, लेकिन रॉब्सपियर क्या किया? 21 वर्ष से जो भी अधिक उम्र वाले के लोग थे उसे मतदान दिया। उसके पास संपत्ति हो या नहीं हो वो मतदान देने का भागी हो सकता है। ये किसका कहना था? तो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर का कहना था। तो 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, राजा की सत्ता को समाप्त कब किया गया? तो 21 सितंबर 1792 ईस्वी में। ये डेट आपको याद रखना होगा। और उसके बाद में निर्वाचित असेंबली को किसका नाम दिया गया? तो कन्वेंशन का नाम दिया गया। ठीक है, देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां पर मुकदमा चलाया गया तथा 21 जनवरी, यहाँ गलती से 1973 लिखा गया था, यहाँ पे होगा 1793। तो 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया तथा बाद में मेरी अंतोनियत को भी फांसी दे दी गई। यानी कि लुई 16वां को कब फांसी दिया गया? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। ठीक है, रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज अक्टूबर 1793 में उत्कर्ष पर था। कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा क्या घोषित की गई? तो फ्रेंच घोषित की गई। और जो रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य कब उत्कर्ष पर था? तो अक्टूबर 1793 ईस्वी में उत्कर्ष पर था। कानूनों का संकलन कराया गया, उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा समाप्त की गई, प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकार बनाने की प्रथा को समाप्त किया गया। यानी कि पहले जो था कानूनों का संकलन नहीं कराया जाता था और उपनिवेशों में भी गुलाम बनाकर सभी लोगों को भेजा जाता था, उसको भी समाप्त किया गया। और उस समय था कि जो प्रथम पुत्र था उससे ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था, उससे प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। और राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। ठीक है, तो राष्ट्र का नया कैलेंडर कब लागू किया गया? तो 22 सितंबर 1792 ईस्वी में। इन सभी को रॉब्सपियर ने सर्वोच्च सत्ता की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया, परंतु ये अस्थायी सिद्ध हुए। यानी कि जो रॉब्सपियर था इन सभी को स्थापित तो किया, लेकिन बाद में ये अस्थायी नहीं हुए, ये अस्थायी हो गए।
उसकी हिंसात्मक कार्रवाइयों की वजह से न्यायालय में जुलाई 1794 में उसे मृत्यु दंड दिया गया। यानी कि जो रॉबस्पियर ये सब बदलाव कर रहा था, तो उसके इस उदंडता को जो विशेष न्यायालय था उसे जुलाई 1794 में मृत्यु दंड दे दिया। तो ये भी क्वेश्चन राइज किया जा सकता है कि रॉबस्पियर को किसने मृत्यु दंड दिया, तो विशेष न्यायालय ने। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रॉबस्पियर को कब मृत्यु दंड दिया गया, तो जुलाई 1794 में। ठीक है, नेक्स्ट नोट है, सन 1795 ईस्वी में नया संविधान बनाया गया जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। अब देखिए फिर से नया संविधान कब बनाया गया, तो 1795 में। और पहले संविधान कब बनाया गया था, तो 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, सिर्फ उसने मॉडल बनाया था, संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था, उस समय सिर्फ मॉडल बना था। ठीक है, और जो अभी नया संविधान कब बना, तो 1795 ईस्वी में, लगभग 4 साल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता लागू किया। यानी कि आगे जो था नेपोलियन बोनापार्ट आया और उसने स्वयं को ही गणराज्य का प्रधान घोषित कर लिया और विधि संहिता लागू की। उसके सुधार कार्यों ने तत्कालीन फ्रांस के उत्थान में काफ़ी सहयोग दिया। अब क्रांति के परिणाम, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रांति के परिणाम। तो क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्रांति के परिणाम स्वरूप पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, जनतंत्र की स्थापना हुई, व्यक्ति की महत्ता को स्वीकृति दी गई, समाजवाद का प्रारंभ हुआ, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व आया और राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत हुई तथा महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो अब ये जो 10 पॉइंट है इसको हम लोग धीरे धीरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पुरातन व्यवस्था का अंत। तो फ्रांस की क्रांति ने वहाँ की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर आधुनिक युग को जन्म दिया। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला और सामंतवाद का अंत हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इस क्रांति ने राज्य को धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का उदय हुआ और जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। थर्ड नंबर में है जनतंत्र की स्थापना। फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत को समाप्त किया और जनतंत्र की स्थापना की। दैवी अधिकार का सिद्धांत का मतलब है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का विरोध न करे क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ये इस सिद्धांत को क्या क्या समाप्त कर दिया गया, तो व्यक्ति की महत्ता, यानी कि फ्रांस के नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति की महत्ता पर बल दिया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा की गई। 5 नंबर में है समाजवाद का प्रारंभ। तो जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा की एवं अमीरों की जगह गरीबों का पक्ष लिया। उनके राजनैतिक अधिकारों की घोषणा भी की गई। नेक्स्ट है जिसके कारण समाजवादी प्रवृत्तियों को भी बल मिला। अब 6 नंबर में है वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। तो वाणिज्य व्यापार में भी वृद्धि हुई थी क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो क्रांति के परिणाम स्वरूप गिल्ड तथा प्रांतीय आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा दिए गए, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस इंग्लैंड के बाद द्वितीय स्थान पर था। तो हमने देखा कि किस प्रकार क्रांति के बाद जो वाणिज्य व्यापार में भी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट 7 नंबर में है दास प्रथा का उन्मूलन। तो इस क्रांति ने फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया। सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया। इसको याद रखिएगा कि दास मुक्ति कानून कब पारित किया गया, तो 1794 ईस्वी में। और किसने पारित किया, तो कन्वेंशन ने पारित किया। ठीक है,
नेक्स्ट है आगे चलकर इसे नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि दास मुक्ति कानून को किसने समाप्त किया? तो नेपोलियन ने। सन 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। यानी कि सबसे जो अंतिम रूप में कब दास प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो 1848 ईस्वी में। किसने किया था? तो फ्रांसीसी उपनिवेशों से, जो भी फ्रांसीसी उपनिवेश थे उससे दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। 8 नंबर में है सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। तो फ्रांस में अभी तक चर्च में शिक्षा का प्रबंध था, अब इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आ गई। यानी कि जो फ्रांस में शिक्षा का प्रबंध कौन करता था? तो चर्च करता था, लेकिन अब क्या कौन करेगा? तो अब सरकार करेगी। पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई शिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान फ्रांस में खोले गए। उसके बाद में नेक्स्ट है 9 नंबर में है राष्ट्रीय कैलेंडर। तो फ्रांस में नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया, जिसको ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया और उसका नया नाम ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि रखा गया। तो ये 2 नाम आपको याद रखना होगा कि ब्रूमेयर और थर्मिडार क्या है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम है। और 10 नंबर में है महिला आंदोलन। यानी कि क्रांति के परिणाम स्वरूप महिलाओं ने भी आंदोलन किया था। तो फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिलाओं भी शामिल हुई थी। इन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था का गठन किया। तो आपको ये नाम याद रखना होगा कि इस संस्था का गठन किसने किया था? तो महिलाओं ने किया था। ठीक है, जिसमें ओलंप दे गूज नामक नेत्री की अहम भूमिका थी। तो जो ये सोसाइटी जो स्थापित हुआ था, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, जो संस्था स्थापित हुआ था, इसमें किसकी अहम भूमिका थी? तो ओलंप देगूज नामक नेत्री की अहम भूमिका थी। इनके नेतृत्व में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनैतिक अधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया। राजनैतिक अधिकार शुरू में उन्हें नहीं मिल पाए। फ्रांस की क्रांति में ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति समानता का पाठ पढ़ाया। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं को क्या पाठ पढ़ाया? तो अधिकारों के प्रति सजगता का पाठ पढ़ाया कि अपने अधिकार को किस प्रकार लड़ना है। इसलिए फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं को भी जागरूक किया। जिसके कारण आगे चलकर वर्षों तक महिला आंदोलन चलता रहा। परिणाम स्वरूप सन 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल कर लिया। यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया फ्रांस में? तो 1946 में। ये डेट आपको याद रखना है। तो तब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे कि नोट्स नहीं बना के बुक्स में ही क्लियर कर देंगे, और उसमें जो भी पॉइंट बचे हुए हैं उसको हम थोड़ा सा आपको समझा देंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।